हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस पेज नंबर 44 पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके बुक में ये पेज नंबर 44 पे जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज का पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे। और मैं इससे पहले बता दूं, इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया था उसमें ऑल फॉर्मूला फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी था। जो ऑल फॉर्मूला फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 10th लेवल का किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा तो उससे हो जाएगा। तो वो मैं 17-18 मिनट की वीडियो है, उसको आप चेक कर लेना, देख लेना, वो ज्यादा अच्छा होगा। उसको यहां पे पूरा टाइम पास करूं 15-20 मिनट फिर से, तो वो अच्छी बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे से मैं बताता रहूंगा। द अकम्पेनिंग फिगर शोज, पहला क्वेश्चन है भाई पेज नंबर 44 पे, सम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ सर्किट इन हाउस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है भाई जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो सर्किट यूज किया जाता है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, बाय विच मेथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड। तो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं वो किन चीजों से कनेक्ट होते हैं, कैसा कनेक्टेड होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक बात मैं बताऊं कि घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? सबसे पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छाई ये है कि उसका अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग स्विच होता है। फायदा ये होगा कि जिसको आपको ऑन करना है उसको ऑन करो, जिसको ऑफ करना है उसको ऑफ करो। ठीक है, एक खराब हो जाए तो दूसरा चालू रहेगा। ये सब फायदे होते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फायदा और होता है, जो जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना ही मिलता है। ठीक है, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबका एक जैसा हो जाता है, तो जिसको कम चाहिए उसको भी ज्यादा मिलता है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए उसका ब्राइटनेस भी सबका, अगर मान लो बल्ब को 4-5 बल्ब को पैरेलल कंबाइन कर दिया जाए, उनका ब्राइटनेस सेम रहेगा। हालांकि कहीं कहीं हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई बेटा, जो रोड पे लाइट होती है वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कितना वायर पाओगे बताओ ना, तो कितना वायर लेके जाओगे? इतना वायर है कि नहीं? 1 किलोमीटर के लाइट बल्ब के लिए आपको पता नहीं कितना वायर लेना पड़ेगा। इसलिए क्या है, सीरीज कंबाइन करते हैं। रिस्क तो होता है, लेकिन क्या है, फिर वहां पे मजबूरी होती है। लेकिन आपके घरों में क्या होता है, और उनके लिए फायदा भी होता है, एक बार चालू करने के लिए, फिर क्या है, एक बार चालू किया सब चालू हो गया, नहीं तो एक एक खंबे पे जाएंगे, एक एक चालू करेंगे, है कि नहीं, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जरूरत पड़ता है घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब what must be the potential difference across individual appliances। अब वो बोल रहे हैं, मैंने को बता ही दिया कि इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है, हमारा करंट जो है वो सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, उसके बाद इसी का सी है, विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंसेस बी द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हर अप्लायंसेस में करंट होगा क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कभी भी सेम नहीं होगा, करंट डिफरेंट होता है। वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होता है। ठीक है, तो ये सी भी हो गया। बताओ उसके बाद, व्हाई आर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दिस वे। डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन दिस वे क्यों कनेक्ट होते हैं, मैं पहले बता दिया यार। इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि एक अगर खराब हो जाए तो दूसरा चालू रहे। ठीक है, कंट्रोल सबका अलग अलग भाई, अलग अलग अप्लायंसेस का अपने अपने हाथ में कंट्रोल रहे। कभी कभी हमें क्या होता है, लाइट की जरूरत पड़ती है, फैन ऑन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी इंसान को एसी चालू करना होता है, फैन बंद करना होता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, वो सिचुएशन क्या है, तो इसके हिसाब से तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए क्या काम किया जाता है भाई, पैरेलल कंबाइन किया जाता है। ठीक है, कह रहा है इफ द टीवी स्टॉप वर्किंग विल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी अगर खराब हो गया, टीवी का अगर सर्किट खराब हो गया तो टीवी का सर्किट खराब हुआ, बाकी सब चलेगा बिंदास। ठीक है, यही तो फायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, ऐसे फटाफट बताते चले जा रहे हैं यार, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल for components used in accompanying electrical circuit, place them at a proper place and complete the circuit। तो कह रहा है भाई ये कुछ जो है छोटे छोटे क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे, रजिस्टर दे रखा है। ठीक है, रजिस्टर दे रखा है, उसके बाद जो है वोल्ट, यहाँ पे बैटरी दे रखा है,
उसके बाद एमीटर दे रखा है, वोल्ट मीटर की, उसके बाद यहाँ पे क्या है, रियोस्टेट दे रखा है, ठीक है, मतलब जिसको कम ज्यादा रेजिस्टेंस को कर सकते हैं। तो उसका सर्किट कैसे बनता है, तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी सर्किट कंप्लीट होने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। बैटरी का इस्तेमाल हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसी के बाजू में क्या काम करेंगे, करंट का इस्तेमाल करेंगे भाई, की का इस्तेमाल करेंगे। की का इस्तेमाल करने के बाद मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, ठीक है, एमीटर लगाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस, अब इतना रेजिस्टेंस भी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखा रियोस्टेट, तो रियोस्टेट मतलब क्या भाई कि ये रेजिस्टेंस है जिसको वेरिएबल है, मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है, इसको इधर पुश करके इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो रियोस्टेट हो गया, की हो गया, वोल्टेज हो गया, एमीटर हो गया, और एमीटर सीरीज में लगाया मैंने, लेकिन वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊंगा, पैरेलल में, बस हो गया खत्म। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दूंगा, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया। बस और क्या, यही तो बताना था, 1 2 3 4 5 6 चीज का इस्तेमाल करना था, हमने बना दिया। क्या है इसमें बताओ ना। तो ये आपका वोल्ट मीटर कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कभी भी वोल्ट लॉस नहीं होता, इसलिए सीरीज में करंट नहीं लॉस होता, इसलिए एमीटर को लगाते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया भाई, बताओ, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उमेश हैज 2 bulbs having resistance 15 ohm and 30 ohm. He wants to connect them in a circuit, but if he connects them one at a time, the filament get burns. ठीक है, उमेश के पास 2 बल्ब है, एक 15 वाट का है, एक 30 वाट का है। उनका एक 15 ओम का है, एक 13 ओम का। उनके अंदर रेजिस्टेंस जो फिलामेंट का है वो अलग अलग ओम का है, ठीक है, अलग अलग रजिस्टर है बल्ब का, ठीक है, मतलब एक ज्यादा वाट का होगा, एक कम वाट का होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन जब कनेक्ट किया तो वो बर्न हो गया भाई। तो जब कनेक्ट किया तो फिलामेंट बर्न हो गया। फिलामेंट बर्न होने के पीछे क्या रहा होगा, क्या वजह रहा होगा, फिलामेंट बर्न होने के पीछे क्या वजह रहा होगा। अब ये कह रहा है विच मेथड शुड बी यूज टू कनेक्ट द बल्ब। तो अगर फिलामेंट बर्न हो गया तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करे कि वो फिलामेंट बर्न ना हो, तो उसने क्या किया होगा आखिरकार, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वे टू कनेक्टिंग द बल्ब डिपेंडिंग ऑन द आंसर ए अबव। तो कह रहा है भाई आपको कैसा जो है कनेक्ट करना चाहिए बल्ब को। उसके बाद दूसरा, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबव सर्किट। तो कह रहा है इफेक्टिव सर्किट क्या होगा। अब देखो, अगर जो है उसने 15 ओम का और 13 ओम का बल्ब कनेक्ट किया, पहले समझो ऐसे ओरली है ये, कनेक्ट किया तो फिलामेंट जल गया, बर्न कर गया। उसका मतलब ये है कि एक के अंदर करंट ज्यादा चली गई होगी, करंट ज्यादा जाने से फिलामेंट बर्न हो जाएगा, और एक के अंदर करंट क्या है भाई, वही सेम, दोनों के अंदर करंट सेम चली गई होगी। मान लो एग्जांपल के लिए, क्योंकि अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, करंट अलग अलग जाएगा, जिसमें जितना जरूरत रहेगी उसमें उतना ही जाएगा करंट। तो उसने पहले करंट क्या होगा, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन किया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो इसके पास 15 ओम का था, एक कितना था भाई 30 ओम का, तो एक बल्ब थे उसके पास 15 ओम और 30 ओम। तो जैसे इसको बल्ब से बैटरी से कनेक्ट किया होगा, फौरन फिलामेंट बर्न हुआ होगा। बर्न क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज है, इसके लिए वोल्टेज वो सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम क्या होगा, और रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, करंट इसके अंदर ज्यादा, मतलब जो है करंट इसके अंदर अगर देखा जाए तो ज्यादा चला गया होगा। करंट क्या होगा, अगर देखा जाए करंट सेम होना चाहिए, कंबाइन करने के लिए कभी भी करंट अगर सेम रहेगा, रेजिस्टेंस अगर मान लो हमारा क्या रहे भाई, सीरीज में अगर बल्ब को कंबाइन कर देता तो करंट दोनों में सेम होता, करंट दोनों में सेम होता तो बल्ब नहीं जलता, फिलामेंट कभी भी नहीं जलता। लेकिन क्या होगा, करंट डिफरेंट हो गया अलग अलग ओम के लिए, तो इसलिए क्या हो गया, वो बर्न हो गया। तो किसमें कनेक्ट करेंगे भाई, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करने से क्या होगा कि जो बल्ब है, जो इसके अंदर करंट है, वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो करंट सेम होने की वजह से जो रुकावट रहेगा वो ज्यादा रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रुकावट ज्यादा रहता है, तो रुकावट ज्यादा रहेगा तो आराम से क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, वो करंट चला जाएगा। तो दोनों बल्ब को वो सीरीज में करना चाहिए था उसको कनेक्ट,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नुकसान क्या होगा उसके लिए खासकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नुकसान ये होगा कि 15 ओम का और 13 ओम का ये अलग अलग रेजिस्टेंस का है, अलग अलग रेजिस्टेंस का बल्ब है, लेकिन उसके अंदर जो वोल्टेज है वो सेम जाएगा। तो वोल्टेज सेम जाने से वो हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है, अगर से आप एग्जाम्पल के लिए, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं आपको सीधा सीधा ऐसे दे दूं तब समझ में आएगा। देखो, जब आपने देखा होगा जो डेकोरेशन के लिए जो बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं वो छोटे 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 लेकिन सीरीज में होते हैं। सीरीज में होने की वजह से उनका क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से वो क्या होते हैं, बर्न नहीं करता उनका फिलामेंट। अगर उन्हीं एक बल्ब को लेकर आओ और डायरेक्ट कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, या एक बल्ब को लेकर आओ पैरेलली सबको कनेक्ट कर दो तो वोल्टेज जब सेम जाएगा वो बर्न जाएगा, फटाफट उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि भाई फिलामेंट बर्न ना करे और कम, मान लो कम और ज्यादा ओम का अगर चीजें बल्ब हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो तो हमें उसको सीरीज में जोड़ना चाहिए। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस टोटल होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पे अगर देखा जाए कौन सा बल्ब कैसे कनेक्ट करना चाहिए, भाई सीरीज में करना चाहिए। उसके बाद क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वे टू कनेक्टिंग द बल्ब डिपेंडिंग ऑन द आंसर है। तो उसमें क्या होगा भाई कि जो करंट होगा वो सेम रहेगा और वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है टोटल होगा वो कितना, R1 प्लस R2 मतलब 15 और 30 कितना हो जाएगा, 30 एंड 15 45 हो जाएगा, 45 ओम का रहेगा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज करंट इन एम्पियर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज। तो कह रहा है भाई ये करंट और वोल्टेज दे रखा है, तो आपको पूछा है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। तो कह रहा है रेजिस्टेंस बताओ। देखो आपको ये मैं बोल रहा हूं, इसको घर पे कर लो, मतलब खुद से कर लो। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एवरेज रेजिस्टेंस। तो V दे रखा है और I दे रखा है। बेटा रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R नहीं हो जाएगा। अब बताओ, पहले का V दूसरे का R, तो पहले का V दे रखा है 4 वोल्ट, दूसरे का R I निकाला, रेजिस्टेंस निकाला है ना, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं। रेजिस्टेंस निकाला है ना भाई, तो रेजिस्टेंस निकाला है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। ये ओम्स लॉ है। तो पहले का V 4, दूसरे का I 9, ये हो जाएगा R1। ऐसे R2 निकाल लोगे, पहले का दूसरे का V2, तीसरे का I2, दूसरे का I2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 11.25। ऐसे देखो R3 भी है बेटा, दे रखो, देख लो, देखो 6 डिवाइड बाई 13.5। तो R1 R2 R3 मिल जाएगा। अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 मिल जाएगा। एवरेज क्या होता है भाई, कभी भी एवरेज होता है, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, तो तीनों को डिवाइड बाई 3 कर दो, ये एवरेज हो जाएगा। R एवरेज मिल गया, और क्या, रेजिस्टेंस एवरेज मिल गया। एवरेज पाने के लिए क्या काम करते हैं, तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 2 होता तो दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते। इसको कर लेना घर पे, ठीक है, मतलब खुद से कर लो यार, और क्या। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है नेचर कैसा होगा भाई करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, डू नॉट ड्रा ग्राफ। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल। नेचर कैसा होगा ग्राफ का, आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वही नेचर होगा। ठीक है, विच लॉ विल बी द ग्राफ प्रूफ। तो कौन सा लॉ होगा जो ग्राफ को इसको प्रूफ करेगा, भाई ओम्स लॉ होगा, क्योंकि ओम्स लॉ नहीं बताया कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो क्या होगा भाई, V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी V इज इक्वल टू आई आर, ये है ना पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये क्या होगा, यहां पर कौन सा काम करेगा, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, चीजों को समझना है आपको, मैंने इसे बता दिया ऑलरेडी। अब देखकर आप इसको सही कर सकते हो, इसको यहां पे बनाकर बताने की, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, मैच द पेयर्स। तो भाई सबसे पहला क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं भाई, वीकली अटैच्ड होते हैं। किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ग्रुप दे रखा है, ए और बी।
तो ए में क्या भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वीकली अटैच होते हैं। करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना होता है, आपने पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, आर ए डिवाइड बाई एल। तो आर ए डिवाइड बाई एल कहां है भाई, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइड बाई एल। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन सर्किट, रेजिस्टेंस इन सर्किट इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो भाई अब जाहिर सी बात है, जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज में अगर कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, हो गया इसका, और क्या इसमें, सीरीज में कंबाइन करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r। जो एक पहला ए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लेंथ x इज r, इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन इज a, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट। तो भाई रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। सॉरी, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होता है, और r इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए होता है, r इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, याद रखना, ओम इंटू मीटर। उसके बाद यहां पे इसका, यहां पे बस चेंज कर दिया, उसमें कुछ नहीं बोला है, बोला चेंज कर दो। कह रहा भाई क्या काम करो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r। अब रेजिस्टेंस को r कर दो और लेंथ को इसने x बोला हुआ है, और एरिया को a बोल दिया है, तो क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन जाएगा, और क्या इसमें क्या है, क्या है इसमें बताओ, बताओ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नहीं है, ये सामने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, resistance R1, R2, R3, R4 are connected as shown in the figure and S2 are two keys, S1 and S2 are two keys, discuss। अब बताओ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखकर लोग डरने लगते हैं भाई, बड़ा सा देखने लगते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट दूंगा, जो चीजें बताऊंगा आप घर पे कर लेना, वो कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। इसमें मैं बना दे रहा हूँ भाई, इधर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं तो बोलोगे कुछ बता ही नहीं रहे सर, इसे तो ऊपर ऊपर भाग रहे हो भाई। जो जरूरत पड़ रहा है उसको बताएंगे, टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक क्या लगा है भाई, की लगा हुआ है, यहां पे एक की लगा हुआ है, इसका नाम R1 दे रखा है, इसका नाम R2 है, और यहां से सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है जिसका नाम R3 है, ठीक है। और इसको एक अलग की से जोड़ दिया गया है, इसको अलग की से जोड़ दिया गया है, ये ऐसे एक की है जिसका नाम, इसका नाम की का नाम S1 है, स्विच 1, और इसका नाम स्विच 2 है, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है, इसका नाम R4 है। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या काम करना है ना, यहां पे बैटरी लगा दी गई है भाई, पे बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, नाम दे दिया है ABCDEFG, जो भी अपने को क्या करना है, R1, R2, R3, R4 से मतलब है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, कह रहा है जब बोथ स्विच ऑन होगा, यहां पे आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कह रहा है डिस्कस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कह रहा है करंट कितना फ्लो होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। डिस्कस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द फॉलोइंग केसेस, कह रहा है करंट फ्लो बताओ भाई अलग अलग केसेस के अंदर क्या होगा। चलो भाई, यहीं पे मैं बताऊंगा, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, अलग से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा है नहीं, कुछ दम है नहीं, ठीक है। कह रहा बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। अगर बोल रहा है कि स्विच को क्लोज कर दिया जाए, स्विच को ऑन कर दो, यहां पे स्विच ऑन हो गई, ठीक है, ये ऑन, ये ऑन। तो कह रहा है कि अब करंट कितना होगा। करंट के लिए बेटा फॉर्मूला आपको क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो उसके मतलब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज तो मालूम ही है कितना है, टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना रहेगा हमेशा। तो हमारा मकसद यहां पे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। हर केस के अंदर टोटल मकसद हमारा रहेगा रेजिस्टेंस निकालना, डरना नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज तो दे रखा है, जो भी वोल्टेज मालूम है V है, तो यहां पे V लिख दिया। अब रेजिस्टेंस निकालना रहेगा टोटल। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस भी तो होना चाहिए, ये टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, टोटल वोल्ट होना चाहिए। टोटल वोल्ट तो दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए।
अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो हमारा मकसद क्या है, रेजिस्टेंस निकालना। कह रहा दोनों को ऑन कर दिया, देखो दोनों को ऑन कर दिया। सबसे पहली बात ये तो गया कैसे, अरे यार यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, देखो ना ये रेजिस्टेंस बल्ब उड़ जाएगा भाई। आपको क्या काम करोगे, कभी भी यहां पे बल्ब लगाओगे तो एक वायर पॉजिटिव से एक वायर नेगेटिव से तब काम होगा भाई। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास बल्ब भी है, उसको मैं आपको दिखाऊं। अरे देखो ये बल्ब को अगर आप एक वायर से इधर बैटरी से जोड़ोगे, एक वायर इधर लोगे एक वायर इधर लोगे, उसके बाद बैटरी से जोड़ोगे तो तब सही होगा। लेकिन आप क्या काम करो, आप डायरेक्टली जो वायर्स इसको लेके जा रहे सप्लाई कर रहे हो, पहले ही दोनों को टच कर दो, बल्ब को पहले ही डायरेक्ट वायर को टच कर दो। बेटा यहां पे बात को समझो, यहां पे बैटरी लिया तो एक वायर इधर चला गया और एक वायर इधर चला गया, ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। लेकिन अब क्या काम करो, आप पहले ही डायरेक्ट दो वायर को जो लेके जा रहे थे बल्ब तक ले जाने से पहले ही शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, गया ही नहीं इसके पास। देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे गया, पॉजिटिव यहां पे, दोनों को जोड़ दियो, दोनों जुड़ गए हैं तो सर्किट क्या हो जाएगी भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और बेटा कभी भी शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस यहां पे जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये बात क्लियर हो गई भाई, इत्तेफाक से बल्ब भी था तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में अगर देखा जाए तो यहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो पहले की बात करो तो R4 बराबर जीरो हो जाएगा, उसके मतलब यहां पे रेजिस्टेंस फ्लो ही नहीं करेगा। अब ये मिलाकर कुल मिलाकर एक ही सर्किट बनी हुई है, इसमें से ये दोनों पैरेलल में आपस में दिख रहे हैं। देखो ना R1 और R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो R1 R2 पैरेलल में रहेंगे, तो R1 R2 पैरेलल में रहेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझा दे रहा हूं, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2, ठीक है, 1/R। तो R जो हो जाएगा, जो टोटल R आएगा, टोटल इक्विवेलेंट ये आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बेटा ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उल्टा कर दूंगा तो ये जो टोटल दोनों मिलाकर ये एक आ जाएगा। अब ये दोनों मिले हुए हैं सीरीज से, तो ये जो R हमारा न्यू आया ये R3 से किस पे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। देखो ना बात को समझो, ये दोनों हमने, ये तो गया, ये दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पे करंट बटा हुआ है तो वोल्टेज सेम है, तो ये फार्मूला होता है बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों मिलाकर एक बन गए, मिटा नहीं रहा हूं, बिना मतलब बनाना पड़ेगा बार बार, ये दोनों मिलाकर एक बन गए। तो ये और ये अब क्या मिल गए, एक सीरीज में है। तो अगर रियल में टोटल पूछा जाए, R टोटल क्या हो जाएगा, R टोटल, तो ये जो निकला और प्लस R3 सीरीज में है ना, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 सारे रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो ये टोटल मिलाकर एक बन गया। अब ये इससे सीरीज में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये टोटल मिल जाएगा तो I इज इक्वल टू V/R, R टोटल यहां पे मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अरे भाई V/R, V तो वही है और R जो टोटल है वो मिल जाएगा यहां पर सीरीज में, ये काम हो गया। प्रैक्टिस कर लेना, घर पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देख लेना, चेक कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, S1 एंड S2 आर ओपन। चलो ठीक है, S1 और S2 ओपन ही रहने दो, कह रहा है S1 और S2 को ओपन ही रहने दो, कुछ ना करो। तो S1 और S2 ओपन है, अगर वैसे ही जैसे थे वैसे ही, तो S1 S2 ओपन रहेगा तो भाई क्या होगा, देखो करंट ये समझ लो एक वायर बन गया, फिर यहां पे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रही है। तो सिर्फ R2 के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, R2 के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। जब क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो R2 के अंदर करंट ही नहीं फ्लो करेगा, सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रही है। तो अब देखो R1 R2 R3 तीनों एक सीरीज में है कि नहीं है, बताओ। R1 R3 R4, तो R जो टोटल मिलेगा वो क्या हो जाएगा भाई, R टोटल R1 प्लस R3 प्लस R4 टोटल मिल गया। क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है सब। तो ये सीरीज बन गई है तो सब कुछ हट गया, ये कुछ है ही नहीं, तो समझ लो ये पूरा सीरीज है। तो सीरीज के अंदर ये प्लस ये सब जुड़ जाएगा। जो R टोटल मिल गया
तो I मिल गया, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये V से इसको डिवाइड कर दो टोटल को, R1 प्लस R2 प्लस R3, काम खत्म। ये तो बहुत आसान है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो भाई थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड उसी के अंदर है, S1 इज क्लोज्ड बट S2 इज ओपन। S1 इज क्लोज्ड, S1 को क्लोज कर दो, बस S2 ओपन को रहने दो। S1 क्लोज कर दो, चलो ठीक है भाई, S1 को क्लोज कर दिया और S2 ओपन रहने दो। अब क्या होगा भाई, अब बात को समझो। अब इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं है, यहां पे तोड़ दिया गया, ये वायर है पूरा, तो यहां पे भी करंट फ्लो करेगा। तो ये और ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो अब देखो पुराना क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले इसको दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये दोनों मिलाकर, अब लास्ट है भाई तो मिटा दे रहा हूं, ये दोनों मिलाकर एक बन जाएंगे, ये दोनों मिलाकर एक बन जाएंगे। क्या बन जाएगा भाई, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, फॉर्मूला है ना, अभी पढ़े, R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो डायरेक्ट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों की तीनों सीरीज में है, तो ये प्लस ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। देखो ना, ये पहले ये सॉल्व कर लिया, अब ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है तो आपको सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है ये प्लस ये मिल गया, टोटल मिलेगा और उसको V को उस टोटल से डिवाइड कर देना, हो गया खत्म भाई। बोल क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर पहला नहीं आया होगा तो दूसरे से मदद मिल जाएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरे से मदद मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व करते बैठूं इसलिए मैंने आपको काम दे दिया है। बताओ, अगर उसका आंसर बताना, कोई भी डाउट होगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि नहीं। फिर 8th में आते हैं, उसको कर लेना, आपको डाउट रहेगा तो बता देना डायरेक्ट, सर ये नहीं समझ में आया, क्लियर कर देंगे हम। 8th में आओ, 3 रेजिस्टेंस X1 X2 X3 आर कनेक्टेड इन सर्किट डिफरेंट वेज, X इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कह रहा है भाई 3 रेजिस्टेंस है, X1 X2 X3, मान लो R1 R2 R3 की जगह पर उसने दे रखा है X1 X2 और X3, इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस X है, ठीक है। कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड फॉर दीज डिफरेंट वेज कनेक्टिंग X1 X2 X3 आर बिलो, राइट द वे इन विच दे आर कनेक्टेड इन ईच केस आई वी डिफरेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कह रहा है भाई इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस X1 X2 X3 है अलग अलग, तो कह रहा है इनको करंट I फ्लोज थ्रू X1 X2 X3। तो कह रहा है कि भाई यहां पे करंट अगर I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां पे दे रखा है, और वोल्टेज V फ्लो कर रहा है, इसके अंदर V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो कह रहा है भाई कि इसके अंदर अलग अलग केसेस के अंदर आंसर बताओ। तो पहले उस आंसर पे, उसके क्वेश्चंस पे चले जाओ, ठीक है। कई क्वेश्चंस हैं, अभी समझ में आ जाएगा, मिनट का काम है। करंट I फ्लोज थ्रू X1 X2 X3, बात को समझो, करंट I जो है वो फ्लो हो रहा है X1 X2 X3 में। इसका मतलब क्या है, कभी भी 3 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस है तो वो उनका वोल्टेज V है, बात को समझो, उनका वोल्टेज V है, उनके अंदर जो करंट होगा, मान लो करंट वो I है, जब सीरीज में कंबाइन किए जाएंगे तो X1 X2 X3 तीनों के अंदर करंट सेम होगा। उसके मतलब ये बोल रहा है वो किस में कनेक्टेड होंगे, तो पहला क्या है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे कनेक्ट होंगे, इसलिए करंट सब में अलग सेम है। अगर ये पूछ ले करंट सब में अलग अलग है, उसके मतलब ये तीनों आपस में पैरेलली कंबाइन किए, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, वो तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइन होंगे, इसलिए करंट सेम है। बोलो आगे बढ़ो। X इज लार्जर देन X1 X2 X3, कह रहा है X जो टोटल आ रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन तीनों का जो X रेजिस्टेंस आ रहा है ये भाई वो ज्यादा है X1 X2 X3 से। सही बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा ही होगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये पूछ रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तभी ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। X इज स्मॉलर देन X1 X2 X3। अब मान लो ये बोल रहा है ये जो X है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये इनसे आपस में कम है, तब क्या काम करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को कम करने का जुगाड़ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो 1/x होगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 कर दो, चेक कर लेना, ये जो x आएगा ये x1 से भी कम होगा, x2 से भी कम होगा, x3 से भी कम होगा, कोई भी रेंडमली आप ले लो, मान लो 1 2 3 लेकर देख लो, अभी देखना तो 1 2 3 से कम आएगा ये x, गारंटी है, चेक करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट
कह रहा है भाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x1 x2 x3 इज सेम। अब बताओ, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब ये तीनों आपस में किसमें है, कंबाइन, पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं। ऐसे ही है बस। कह रहा है तीसरा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखो ना f, आप चेक करो आप ही के बुक में, फिर क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 ऐसे करके दे रखा है। तो ये क्या होगा भाई, कभी भी वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 होता है। क्या इसमें बताओ यार, बताओ खुद, खत्म हो गया। तो बोलो, तो ये जो आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे ये नॉर्मली पहले ये 8 तक खत्म हो गए। उसके बाद 3 न्यूमेरिकल्स हैं, अभी न्यूमेरिकल सेक्शन में आ जा रहे हैं। ठीक है, इसी वक्त एक ही में यार क्यों अलग अलग इसका वीडियो, इसका अलग क्या मतलब है, सब जब इतने आसान से हैं और कितने क्वेश्चंस ही हैं टोटल, तो सब खत्म कर देते। तो 9th में आ जा रहे हैं अभी, 9th नंबर। तो 9th नंबर क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो पहले। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। तो कह रहा भाई एक नाइक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है, रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 6 ओम है, और जो उसका लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो ये इसका नाम नाइक्रोम दे दिया है। ठीक है, ये नाइक्रोम है। ओके, कह रहा है अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए, इफ लेंथ इज रिड्यूस, तो ये 1 था, ये 1 था, अभी 2 क्या है मान लो, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या बोला, लेंथ को अगर 70 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 70 सेंटीमीटर मतलब बेटा हो कितना हो गया, 0.7 मीटर है कि नहीं। तो लगभग ये 1 था, ये 0.7 कर दिया गया, 7 मीटर कर दिया जाए, तो कह रहा रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 क्या होगा, और क्या कभी भी। तो ये बोला है पहला केस और ये बोल रहा है दूसरा केस। तो अब पहले देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस को लेंथ से क्या लेना देना होता है। तो आपने पढ़ा है बेटा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल डिवाइड बाई ए, आपने ये पढ़ा था। सीधा सीधा मैं बताऊं, आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे, अगर लेंथ बढ़ाओगे किसी वायर का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपने पढ़ा था। एरिया अगर बढ़ाओगे किसी वायर का थिकनेस तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपने इन दोनों को मिला के पढ़ा था रो एल डिवाइड बाई ए, लेकिन मुझे एक ही से मतलब है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लेंथ और रेजिस्टेंस। तो उसका मतलब हम लोग ये वाला ले लेंगे भाई कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। उसके मतलब अगर ये 1 करूंगा तो ये भी 1 होगा, और ये मैं 2 करूंगा तो ये भी 2 होगा। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो R1 अपॉन R2 जो होगा बेटा वो L1 अपॉन L2 नहीं होगा। बताओ बताओ ना, अरे भाई दोनों को डिवाइड कर दो ना, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब यहाँ पे दे रखा है R1 दे रखा है 6 और R2 पूछा हुआ है, L1 दे रखा है कितना 1 मीटर और L2 दे रखा है कितना 0.7 मीटर। अब बताओ ये R2 पूछा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, और क्या क्या इसमें बताओ, बताओ ना। ये R2 इधर हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.7, तो 6 7 जा 42, 4.2 ओम आ गया। चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या इसमें बताओ, बताओ ना भाई, है कुछ दम, आप ही बताओ कुछ दम है। ठीक है 4.2 चेक कर लो, आ गया आंसर। ओके मिटा दे रहा हूं, पूरा समझा दिया मैंने क्लियर कट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद 10th में आते हैं, 10वां नंबर, 10 नंबर, तो 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 80 ओम। कह रहा है 2 रजिस्टर हैं जिनको अगर कनेक्ट किया जाए सीरीज में, मान लो रेजिस्टेंस एक R1 है और एक R2 है, एक R1 है एक R2 है, इनको जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो R1 प्लस R2 आएगा, और वो 80 ओम ये दे रखा है पहले से, ये दे रखा है 80 ओम है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है अगर इन्हीं को पैरेलली कनेक्ट कर दो, इन्हीं को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दो, बैटरी नहीं बना रहे बेटा, टाइम पास काहे को करूं, आप समझ जाना, यहाँ पे बोल बैटरी लगा हुआ है। अगर इनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा। कोई डाउट है इसमें क्या, तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो आएगा वो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 आएगा। तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होता है। ये तो आपको रटा होना चाहिए भाई, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, When they are connected in parallel, their equivalent resistance is 20 ओम। ठीक है, ये दे रखा है 20 ओम,
ओके भाई, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस, तो कह रहा R1 R2 की वैल्यू क्या होगी और क्या। अब देखो यहां पे एक इक्वेशन मिल गई कि भाई R1 इंटू R2 कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है अगर आसानी से समझोगे तो। यहां से देखो, यहां से आपको सॉल्व करना है पहले। R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आपको दे रखा है 20 ना, सॉरी ये 20 है भाई, ये 20 ओम दे रखा है। अब एक बात बताओ, R1 इंटू R2 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां पे आपको R1 प्लस R2 पहले से मालूम है 80, देखो ना R1 प्लस R2 कितना दे रखा है बेटा, ये 80 दे रखा है, यहां पे देखो ना। तो R1 प्लस R2 80 दे रखा है, तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 20 और R1 प्लस R2 दे रखा है 80 ओम, मैंने यहां पे रख दिया। तो R1 इंटू R2 जो मिल गया वो 8 2 जा 16, 1600 ओम मिल गया। अब R1 इंटू R2 1600 ओम मिल गया। अब खुद बताओ कि R1 R2 में कैसा 1600 है, तो भाई R1 हो सकता है R1 4000 फिर R2 4000, कुछ भी हो सकता है, वो तो पता नहीं क्या रहेगा। बहरहाल तो 40-40 इत्तेफाक से आंसर आ रहा है कि नहीं, तो वो तो काम हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में कैसे निकालेंगे, रियलिटी में निकालने के लिए देखो जुगाड़ क्या है, आपको R1 की वैल्यू ना यहां से उठा लो और यहां पे रख दो। अच्छा देखो R1 की वैल्यू अगर देखा जाए R1 बराबर 80 माइनस R2 नहीं हो जाएगा भाई, बेटा मैं इसको यहां पे बचा लिया, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको उठाकर R1 की वैल्यू यहां पे रख दो। तो 80 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 1600। अब आपको यहां पे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8R2 माइनस R2 इज इक्वल टू 1600। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से R2 मिल जाएगा। जब R2 मिलेगा, R2 की वैल्यू 2 मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू को ले लेना और उसके बाद वो मिलेगा 40, पक्का है, गारंटी ले रहा हूं 40 मिलेगा, और उसको उठा के यहां पे रख दोगे 40, 80 माइनस 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया, ये एक नंबर क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही यहां पे इस्तेमाल किया गया। तो यार एक नंबर क्वेश्चन है, फिर पूरा अच्छे से यूज कर लिया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे भाई अभी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, कर लेना पहले, मैंने जैसे बताया वो फॉलो कर लोगे, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सी। 9th का क्या था भाई, 9th का ए था, 9th का बी था, वो अभी 9th का क्या है, वो सी है अभी फिलहाल। इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, कह रहा चार्ज जो है वो 420 कूलम है, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट, इन अ 5 मिनट, तो जो टाइम दे रखा है वो 5 मिनट तक दे रखा है। बेटा मिनट कभी नहीं लेंगे, वो सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 30 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। 5 मिनट में कितना सेकंड होगा भाई, 30 सेकंड, 300 सेकंड है कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 5 300 सेकंड हो जाएगा। बोलो, तो टाइम दे रखा है, कह रहा है करंट क्या होगा यार, Q इज इक्वल टू आई टी पढ़ा है अपने फॉर्मूला बेटा, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी आपने पढ़ा है। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज कॉल्ड करंट। चार्ज दे रखा है 420 और करंट दे रखा है कितना 300, बताओ 1 0 0 कट गया, ये बचा कितना 42 डिवाइड बाई 30। अब इसको कितने से कट कर दिया जाए भाई, 215 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा, अब ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा, तो ये 3/5 मिल जाएगा, बोलना भाई, तो 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्लियर हो गया, बस पूरा चैप्टर खत्म, देख लो एंड खत्म, ठीक है। तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया भाई, आपका जो भी सॉल्व क्वेश्चन था 3 वो भी सॉल्व कर दिया, और 1 बाय 1 पूरा एक डिस्कस भी कर दिया, ठीक है, सारी चीज डिटेल में। और जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, कुछ डाउट रहेगा इनके बीच में, उसको जरूर, ठीक है, आप बताना, कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ।